और अगर हम इसको डिटेल में देखें मैनिफेस्टो को जो आपके सामने पड़ा है, तो एक एक हर्फ वैसा दिखाई देता है, तो ये कैसे चिड़िया ने इतनी अंदर की खबर लाई? पता नहीं, अब चिड़िया को आप कैसे पूछेंगे। बात है कि यही तो खसूसियत है कि चिड़िया को अच्छी खबरें भी लाती है और बुरी खबरें भी लाती है। तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, ये ऐसे ही हुआ जैसे हमने कहा था कि इंडिया के ऊपर इस किस्म की कंडीशन लग जाएगी कि कश्मीर का इशू जरूरी है और एंड सो ऑन। सो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात आपने कर ली वैसी, और सिविल बालादस्ती वाले को जरा पीछे पीछे ही रखेंगे नीवे। तो मेरा ख्याल है अब लेट्स मूव टू, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि इस मैनिफेस्टो के अंदर बहुत सी और चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, तो मैं उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊंगा आपको। तो ये लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है इनका, आई मस्ट से वेरी इम्प्रेसिव। इसने उन्होंने बुलेट पॉइंट्स के अंदर सारी बात कर दी है, मगर देखिए बहुत सी बात तो पैडिंग होती है, हर दफ़ा हमें वही बात रिपीट की जाती है, वो आगे जाके इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती, वो दैट्स अ सेपरेट इशू, मगर लगता अच्छा है कि ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे, चेकलिस्ट होती है। तो मैं उधर नहीं जाऊँगा जहाँ वो चेकलिस्ट है कि ये कर देंगे, मुझे पता है ये नहीं होना इनसे, तो अब मैं क्या उसकी तनकीद करूँ। नेकी अपनी जगह पे मगर हकीकत अपनी जगह पे, मगर जो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो, वो नई चीज़ें हैं, नई और इंटरेस्टिंग, उसकी तरफ मैं आपकी तरफ उसकी तवज्जो दिलाता हूँ। अब यहाँ एग्रीकल्चर की बात है, फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर की जिक्र हुआ एंड सो ऑन, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब है कि कोई 20-25 के करीब पॉइंट्स हैं कि ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, ये बातें मैंने पहले बहुत सी सुनी हैं। इसमें जो और क्या किस किस्म की चीज़ें हैं कि जी सूद के फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे देंगे, इंसेंटिवाइज कर देंगे कॉर्पोरेट फार्मिंग, ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर सेल्स लगा देंगे, ये मतलब ये हर रोज़ सुनते रहते हैं ये होगा होगा होता है। किसान पैकेज भी दिया था अच्छा कोई दौर में, हाँ, तो ये लाइफ स्टॉक सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी, फार्म टू मार्केट रोड्स बना देंगे, नाइदर है नो ये चलता रहता है। अच्छा अब आइए जो चीज़ इसमें नहीं है जो होनी चाहिए थी, अगर कोई ज़बरदस्त बात होती तो, कि लैंड रिफॉर्म्स का जिक्र नहीं है। अब लैंड रिफॉर्म्स क्या होती हैं, क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं इस मुल्क में होती। लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली क्या होती है कि ज़मीन, जो लोग ज़मीन टिल करते हैं, फार्मर जो है, जो एक्चुअल फार्मर है, ज़मीन उसकी होती है। अच्छा, ये नहीं होता कि ज़मीन किसकी है और वो किराए के ऊपर आप फार्मर को दे दें। अच्छा। लैंड रिफॉर्म उसको कहा जाता है कि जिसकी ज़मीन वही उसको टिल करे, उसी के ऊपर वही काम करे और उसमें से प्रोड्यूस निकाले और फिर मार्केट में जाके बेच दे। ये नहीं कि जो वो प्रोड्यूस निकालता है उसमें से आधा हिस्सा जो है वो ज़मींदार को दे दे, जो कि या लंदन बैठा हुआ है या गुलबर्ग में बैठा हुआ है या डिफेंस में बैठा हुआ है, बड़े बड़े घर लेके, और वो काम कुछ नहीं करता और स्वाय सियासत के, ताकि ये जो उसकी रेंट इकॉनमी है इसको बरकरार रखे। तो ये लैंड रिफॉर्म जो है ना, ये इस मुल्क में नहीं हुई। इसमें कोशिश की गई, अयूब खान के ज़माने में कोशिश की गई कि किसी किस्म की छोटी मोटी लैंड रिफॉर्म की जाए, बड़े ज़मींदारों से ज़मीनें लेके और लैंडलेस पेजेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, मगर रोक दिया गया। फिर भुट्टो साहब ने भी कोशिश की, वो भी नाकाम रही। लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास 5,000 एकड़ थी, 10,000 एकड़ थी, उन्होंने क्या किया, अपने हारियों के नाम पे जल्दी जल्दी पार्टीशन कागज़ के ऊपर रिकॉर्ड में चेंज कर दिया और कहा हमारे पास तो है ही नहीं इतनी। दरअसल मलकियत उनकी रही, मगर अपने मुलाजमों के नाम पे कर दी और बचा लिया। इसको कहते हैं पेपर पार्टीशंस, कागज़ के ऊपर पार्टीशन कर दिया। तो फिर हाँ, तो ये उसी किस्म की चीज़ थी। तो मैं ये समझता हूँ लैंड रिफॉर्म इस मुल्क में नहीं हुई। इंडिया में आते सार नेहरू ने लैंड रिफॉर्म कर दी थी, और आप अगर जाएं यहाँ से वाघा क्रॉस करें और आप जाएं इंडियन पंजाब के ज़रिए दिल्ली जाएं, तो आपको रास्ते में नज़र आएगा कि पाकिस्तान की ज़मीन किस तरीके से टिल की जाती है और इंडिया के अंदर किस तरीके से की जाती है। वहाँ जो पैदावार है 1 एकड़ की, वो ऑलमोस्ट डबल है ऑन मैनी क्रॉप्स जो कि पाकिस्तान में है। उसकी वजह यह है कि जो लोग प्रोड्यूस करते हैं उनको इंसेंटिव होता है कि ये बेच के हमें ही मिलेंगे पैसे, ये नहीं कि आधे पैसे कोई और ले जाएगा। तो यहाँ जो जब तक ये बड़े लैंडलॉर्डिज्म ख़त्म नहीं होगी और ज़मीन जो जिसकी ओनरशिप है वही उसको टिल नहीं करेगा, उस वक्त तक लैंड रिफॉर्म नहीं हम कह सकते कि हुई है। तो लैंड रिफॉर्म, कुछ लोग मुझे कहते हैं, मैंने इसलिए लंबा किया इसको कि ये बड़ी अहम बात है, जाहिर है। हाँ। लोग मुझे कहते हैं जी लैंड रिफॉर्म तो सोशलिज्म का स्लोगन है। हाँ। कि आपने अमीरों से ज़मीन लेके गरीबों को दे दी, ये तो सोशलिज्म है। मैं कहता हूँ नहीं, ये सोशलिज्म नहीं है। हम अमीरों को कह रहे हैं खुद
काश्त करें, आप करें अपना काम, आप खुद काश्त करें, वर्कर्स ले लें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले लें, और लेबर के जरिए आप खुद बैठे खुद सब कुछ करें, जैसे अमेरिका में है, यूके में है कि आप खुद काश्त करते हैं, आप लेबर के साथ करते हैं। ये नहीं कि आपने किसी के हवाले कर दी और आप जाके कहीं और बैठ गए, जैसे आप कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ये नहीं है, इसको ख़त्म करना है। तो ये यहाँ ये नहीं हो पाता बिकॉज यही लोग जो हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो वो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, यानी एक्सप्लॉयटेशन। और ये कैपिटलिज्म का स्लोगन है, क्योंकि इसके साथ पैदावार बढ़ती है, क्योंकि जिसकी अपनी ज़मीन है उसके ऊपर वो ज़्यादा मेहनत करता है, उसको पता है इसका फल मुझे ही मिलना है, और मार्केट के अंदर सरप्लस बनते हैं। सारी दुनिया में जहाँ लैंड रिफॉर्म हुई है, ये सरमायादारी का ये निज़ाम है, जो छोटे फार्मर है वो सरमायादार बन जाता है, और वही फिर अपनी और ज़मीन खरीदता है और उसके ऊपर खुद टिल करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सब कुछ होता है। अच्छा, तो इसमें लैंड रिफॉर्म का कोई जिक्र नहीं, यानी विजन नहीं आपको नजर ना मुझे सिंध पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में, ना नून लीग के मैनिफेस्टो में, और मैं आपको बताऊं पीटीआई के मैनिफेस्टो में भी लैंड रिफॉर्म जिसका जो मैं आपको जिसकी निशानदेही कर रहा हूं वो कहीं जिक्र नहीं आता। उसकी वजह यही है कि जो लोग बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो इन सारी पार्टीज में बैठे हुए हैं, वो कभी भी लैंड रिफॉर्म को अलाउ नहीं करेंगे। मगर जब तक ये रेंट इकोनॉमी चलेगी, कि आपको किराए मिल रहे हैं आपकी मलकियत की वजह से, और आप एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे, उस वक्त तक यहाँ सरमायादारी निज़ाम सही तरीके से नहीं बढ़ेगा, और जिसे आप ग्रोथ कहते हैं वो नहीं होगी, और एग्रीकल्चरल सरप्लसेस जिसे आप चाहते हैं कि ये हों वो नहीं होंगे। इसीलिए इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन भी कामयाब हो गई है, पाकिस्तान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के आगे भी एक वो सीड्स आ गए, थोड़ी सी ये हो गया, मगर जो निज़ाम है वहाँ का सोशल प्रोडक्शन का, वो बिल्कुल निज़ाम यहाँ बुनियाद से नहीं हुआ ना। तो जब तक ये नहीं होगा ये नहीं होगा। और ये सारे जो है ना ये स्टेटस को ओरिएंटेड बातें हैं, हाँ ये जो फार्मर्स के ऊपर जो बात हो रही है। आगे आइए, बिल्डिंग ए क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान, हाँ ये इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। प्लास्टिक बैग्स को बैन कर देते हैं, हमें बताएं आप प्लास्टिक करते हैं ये कर सकते हैं? ये कैसे, इन्होंने कितनी दफ़ा ये बात कही है कि प्लास्टिक बैग्स को हम बैन कर देंगे, कहाँ बैन आप लगा देते हैं, होता नहीं है। हाँ, पीटीआई के दौर में भी आया था, ये होता नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं है। इसी तरीके के साथ और भी बहुत सी चीज़ें इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास इसकी अहमियत नहीं है, ये बातें ही हैं सिर्फ। मगर एक दो चीज़ें आगे आएँ ऑन मैपिंग जुडिशल, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, जुडिशरी के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, यहाँ दो तीन दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि आइन के अंदर आर्टिकल 62 एंड 63, राइट, वो कहते हैं हम इनको ओरिजिनल ज़ियाउल हक के अमेंडमेंट से पहले जो ओरिजिनल आइन के अंदर थे इसको रिस्टोर कर देंगे। और ये जो है जो इस वक्त जो चल रहे हैं 62, 63 सादिक और अमीन, ये सारी हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ ये एक इनकलाबी बात है। और ये नून लीग ने 2017 के अंदर भी कोशिश की थी कि इसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट हो, मगर फिर भाग गए बिकॉज ऑपोजिशन बड़ी थी। और आपको पता है ऑपोजिशन कहाँ से आती है, जब इस किस्म की इस्लाम की बात आती है या इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो ऑपोजिशन कहाँ से आती है। अब ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है, कर कि ये कहते हैं कि हम इनको ख़त्म कर देंगे। और जो ओरिजिनल आइन के अंदर थे, जहाँ ये सादिक और अमीन ऐसी बातें नहीं थी कि इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। याद रहे कि ज़ियाउल हक साहब ने आर्टिकल 62 में 5 तरमीमें की थी। अच्छा। और आर्टिकल 63 में 12 तरमीमें की थी। फिर जब जनरल मुशर्रफ आए 2002 के अंदर, जब LFO भी उनका आया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर शुरू में, तो उसमें भी उन्होंने 3 नई प्रोविजंस ऐड कर दी थी। फिर 18th अमेंडमेंट के अंदर जो मुशर्रफ की प्रोविजंस थी उनको थोड़ा सा और अमेंड किया गया, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की, मगर वो अभी तक हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि ये नून लीग ने ये बात कही है। उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये पीछे हटेंगे नहीं, मगर इसके लिए 2 कंडीशंस होंगी। वो एक कंडीशन तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसलिए पीपल्स पार्टी को साथ ले जाना पड़ेगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो पहले से ये चाहती है, क्योंकि जब 18th अमेंडमेंट आई थी तो तब ये कोशिश की गई थी, लेकिन तब PMLN ने काउंटर किया था और नहीं माने थे। लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब को एहसास हुआ 2017 में, जब खुद निर्गय में थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही। अब ऐसा करने क्या आपको लगता है कि नून लीग ये कर लेगी? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अब अच्छा है कि जिक्र आ गया। अब ये कोशिश तो करें, पीपल्स पार्टी साथ देगी इनका, मगर मैं समझता हूँ फिर भी इनके लिए मुश्किलात होंगी, बिकॉज एक रिलीजियस लॉबी है जो काफ़ी पावरफुल लॉबी है, जो कि हर चीज़ जिसके अंदर उनका ख्याल है कि इस्लामाइजेशन है उसको पीछे हटाना वो नहीं मानेंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, जो कि अगर ये चाहें
तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? मैं समझता हूँ कि जब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ये काम करने जाएंगी, अगर फैसला करते हैं कि हमने ये करना है अच्छा। और इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाना है, तो मैं ये चाहूँगा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हाफिज़ साहब के साथ भी रब्ता करें। अच्छा। और क्योंकि हाफिज़ साहब से ज़्यादा रिलीजियस और अनलाइटेंड आदमी नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका भी सपोर्ट लेना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट का इस किस्म की चीज़ के लिए। और मैं समझता हूँ हाफिज़ साहब विल सपोर्ट समथिंग लाइक